हेलो टू एवरीवन। हमारा सीरीज पर्यावरण वाला ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंतर्गत हम पारिस्थितिकी तंत्र वाला चैप्टर स्टार्ट किए थे। और उसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो स्वागत है आप सभी का स्वराज IAS में, और मैं आपका अपना क्रांति सर। तो चलिए बढ़ते अब हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार की ओर और देखेंगे इससे संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को कि पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा उसके आवास के आधार पर। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार यह है आपका टॉपिक। अब हम इसे वर्गीकृत करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जो वर्गीकरण होगा वो आवास के आधार पर है। तो आवास के आधार पर अगर आप वर्गीकृत करते हैं तो हमारे पास स्थलीय भी आएगा, जलीय भी आएगा। परंतु जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ये दो प्रकार से आपको देखने मिलता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो चलिए पहले तो हम इसे प्राकृतिक और कृत्रिम के आधार पर ले लेते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम, तो ये रहा आपके पास प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। और दूसरा हम ले सकते हैं कृत्रिम, जिसे आप मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र भी कह सकते हो, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, ये बनाया गया है मानव के द्वारा। हम इसे बाद में परिभाषित करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की। ये जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है ये पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से बना हुआ है। अब उसे समझने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। इससे पहले भी मैंने आपको समझा दिया। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि आप स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल वाले स्थान, जो जैव मंडल है, ऐसे स्थान को आप ले रहे हो जहां पर पशु पक्षी, पेड़ पौधे अपने इर्द गिर्द अजैविक तत्व जैसे खनिज हो गया, मृदा हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया, उन सब के साथ परस्पर संबंध स्थापित करके पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। प्राकृतिक तौर पर तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। इसी में आपको यहाँ पे परिभाषित भी कर दिया गया। अब ये जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, आवास के आधार पर दो तरीके के हमें प्राप्त होते हैं। एक हम लेंगे स्थलीय और दूसरा हम लेंगे जलीय। तो एक मिल गया हमें स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और दूसरा हमें मिलेगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसे समझिएगा। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को हम पुनः वर्गीकृत करेंगे। जैसे कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अगर आप जाते हो तो आपके पास चार प्रकार का यहां पर वर्गीकरण दिखाई देता है। एक तो हो गया वन। चलिए अब हम एक एक करके समझते भी चलते हैं। यहां पे जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, मतलब पूर्णतः भूमि पर आधारित। क्या वहां जल नहीं होगा? जल होगा, लेकिन कैसा होगा? सीमित होगा। तो पूर्णतः भूमि पर आधारित। अब अगर ये भूमि पर आधारित है, अगर हम इसे समझें तो यहां देखेंगे, अगर हम भूमि पर आधारित बना रहे हैं तो मान लीजिए आपके पास ये रहा इस तरीके का स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में यहां पर आ जाएगा आपके पास स्थल, जिसे मैं यहाँ पे भूमि कह दे रहा हूं। ये भूमि हो गया। इसी भूमि पर आपको यहाँ पर जल भी दिखाई देगा, ये हो गया जल। अब इस जल में आप यहाँ देखोगे ऊपर लेवल पे तो आपके पास यहाँ पे वायुमंडल ये दिखाई दे रहा है, जहां पर सूर्य की रोशनी जो है धरती पर आएगी, जो कि सौर ऊर्जा अजैविक तत्व पर यहाँ पे कार्य कर रहा है। भूमि मतलब यहाँ से आपको मृदा मिलेगा, खनिज मिलेगा अजैविक तत्व पर। और यहाँ पर जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं, उनका अंतर संबंध हमको दिखाई देता है, उनका इंटरेक्शंस हमको दिखाई देता है। जल यहाँ पर है, बिना जल के तो जीवन संभव नहीं है ना। तो ये कहलाता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब इसी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को हम अलग से चार प्रकार से पुनः वर्गीकृत करेंगे, और ये हो जाएगा आपके पास जैसे कि वन। अब हमने वन जो लिया है पारिस्थितिकी तंत्र, क्या इसके भी कई प्रकार है? हाँ है। आप जानते हो वन की अगर हम बात करेंगे तो एक भूमि के विस्तृत क्षेत्र में जो वन आवरण या फिर यहाँ पे जो वृक्षों का आवरण है, जहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के
वृक्ष पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं। कारण होता है उन वहां पर तापमान का, वर्षा में बदलाव को लेकर के। इसका मतलब यह है कि इस वन के अंतर्गत भी आपको कई प्रकार के वन प्राप्त होंगे, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इत्यादि। अब इस वन में जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे अपने पर्यावरण या फिर अपने इर्द गिर्द अजैविक तत्व जैसे कि सूर्य के प्रकाश के साथ परस्पर संबंध स्थापित करते हुए हमें दिखाई देंगे, वो कहलाएगा वन पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए अब हम सेकंड में चलते हैं इसी स्थलीय में, तो हमें प्राप्त होता है वह है घास का मैदान। अब घास के मैदान को कैसे परिभाषित करोगे? घास के मैदान को परिभाषित करने का मतलब यह है कि हम एक विस्तृत भूमि वाला क्षेत्र लेंगे जहां पर घास या जड़ी बूटी आच्छादित है और उस पर संबंधित हम पेड़ पौधे जीव जंतुओं के परस्पर संबंध का अध्ययन करेंगे। उदाहरण की अगर बात आती है तो यहां पर आप लिख सकते हो उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान, स्टेपे घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय आपको वहां पे घास के मैदान दिखाई देते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है इस घास के मैदान के। ऐसे ही हमें इस स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आवास को आधार बना करके दिखाई देता है रेगिस्तान वाला क्षेत्र, रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये जो रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र है, अगर इस आवास की अगर बात किया जाए तो जलवायु जो है या फिर वहां पर जो मौसम है वो आपको शुष्क दिखाई देता है, तापमान अत्यधिक दिखाई देता है। यही कारण है इस आवास में अगर आप पेड़ पौधों की बात करोगे तो आपको झाड़ियां मिलती, कटीली मिलती है। जीव जंतुओं की बात करोगे जैसे उदाहरण के तौर पर ऊंट, तो ऊंट की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। आप उनके पैरों को देख सकते हो, गद्देदार रहते हैं ताकि यहां पर जो रेत वाला जो स्थान है वो उसमें धंस ना जाए। तो वहां की परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं ताकि पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता बनी रहे। ये हो गया रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र। चौथा इस स्थलीय के अंतर्गत हमें दिखाई देता है वह है टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए अब हम टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र की विशेष तौर पर बात करते हैं। टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र। अब टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ये वह स्थान है जहां पर जलवायु बहुत ही ठंडी है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप पर्वतों के शिखर को ले सकते हो जहां बर्फ जमी हुई आपको दिखाई देती है। यहाँ पर वनस्पति विरल दिखाई देगी आपको, यहाँ की मृदा की ऊपरी परत बर्फ से ढकी हुई रहेगी, बर्फीली क्षेत्र आपको दिखाई देगा। ये टुंड्रा है। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ये चार का आप अध्ययन करते हो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, परंतु हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं? प्राकृतिक के अंतर्गत कर रहे हैं। अब इस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की भी अगर बात किया जाए तो हम इसे भी मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत करेंगे, दो नहीं चार हो जाएगा यहाँ पर। परंतु जब हम इसे वर्गीकृत करने जा रहे हैं आवास के आधार पर, तो पहले हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को समझ लेते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि अब वह स्थान की बात हो रही है जहां पर मुख्य तौर पर आपको जल दिखाई देगा तुलनात्मक भूमि के, मतलब जैव विविधता तो है आपको जल में दिखाई देगी। वहां पर पेड़ पौधे, जलीय पौधों की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। वृक्ष आप ना लीजिए क्योंकि छोटी झाड़ियां मिल सकती है, जैसे कि मैंग्रोव आप ले सकते हो उदाहरण के तौर पर, अभी मैं इसे परिभाषित कर रहा हूं। तो इस जलीय क्षेत्र में हम उनके परस्पर संबंध का अध्ययन करेंगे और तब जाकर के हमें फिर से इसके और वर्गीकरण दिखाई देते हैं। जैसे कि इस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हम एक ले सकते हैं, वह है मीठे जल का पारिस्थितिकी तंत्र। यहां देखते हैं मीठे जल का पारिस्थितिकी तंत्र। अब मीठे जल का पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कौन सा स्थान हुआ? इसे हम फिर से दो प्रकार से वर्गीकृत कर लेते हैं। यहां देखते हैं, एक वर्गीकरण होगा इसका, इसे हम कहेंगे लोटिक। लोटिक, अब ये लोटिक क्या है इसे समझिए। लोटिक मतलब कि यह उस मीठे जल की बात कर रहा है जो कि आपको कहां मिलेगा? नदियों में, मतलब कि बहता हुआ जो पानी है, धाराएं हैं, नदियां हैं, झरने हैं, वो सब एक पारिस्थितिकी तंत्र है। सब जहां पर
पेड़ पौधे पशु अपने अजैविक तत्वों के साथ परस्पर संबंध स्थापित करते हुए हमें दिखाई देते हैं। लोटे के साथ इसी में ही एक आएगा आपके पास लेंटिक, इसे समझिए आप। अब लेंटिक क्या है? लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि अब हम उस जल की बात कर रहे हैं जो रुका हुआ है, स्थिर है। जैसे कि आप तालाब ले सकते हैं, तालाब रुका हुआ होता है तो उसका अपना पारिस्थितिकी तंत्र हुआ। तो ये दो प्रकार से वर्गीकृत। अब इसी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जाएंगे तो हम ले सकते हैं खारे जल का पारिस्थितिकी तंत्र। अब खारे जल के पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात चलेगी तो आप कौन सा क्षेत्र लोगे? तो ये संक्रमण क्षेत्र है। संक्रमण क्षेत्र मतलब कि इस खारे जल में आपको मीठा जल और खारे जल का मिश्रण दिखाई देता है, परंतु खारे जल की मात्रा अधिक है इस मीठे जल की तुलनात्मक, इसलिए इसे संक्रमण क्षेत्र कहा गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप यहां पर ले सकते हो मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र आप ले सकते हो। आप यहां पर ले सकते हो जैसे कि आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र, आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र आप ले लीजिए। आप इसी के अंतर्गत अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दलदल वाला क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, दलदली जो लगभग बाढ़ के स्थान में आता रहता है। तो ये कुछ क्षेत्र है। आप यहाँ पे मुहाना ले सकते हो, ऐश्वर्य आप कह सकते हो, मुहाना नदी का मुहाना, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। आप ये भी ले सकते हो। तो ये जो है ये कहलाता है खारे पानी या फिर खारे जल का पारिस्थितिकी तंत्र। भाई ये तो इसके अंतर्गत आ गए। अब हम इसी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में और अगर हम डिवीजन करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा? एक आप ले सकते हो, वह है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, अब आप इसे देखिए, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जब हम यहां पर सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं मतलब कि हम यहां पे पूर्णतः महासागर और समुद्रों को लेंगे। अब आप देखिए महासागर और समुद्रों से संबंधित अगर जहां पर हम तथ्य देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं यहां तथ्यों की बात करूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब हम सागरीय या फिर समुद्र वाले क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करेंगे तो आप जानते हो ये पृथ्वी का लगभग 71% भाग ले रखा है। यही कारण है कि इससे संबंधित आपके पास जो तथ्य दिखाई देता है कि ये कैसा है? विशाल है। बस इससे संबंधित प्रश्न हल होता है कि सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आप बोलोगे सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग ये कवर करता है। दूसरा अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा लवणीय है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं लवणीय। आप ये भी बिंदु आप रखें, अधिकतम कैसा है? लवणीय है, मतलब सॉल्टी है, क्योंकि सभी नदियां नाले सब कहां करके मिल जाते हैं? सागर में। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है इस पारिस्थितिकी तंत्र की वो है कि ये स्थिर है। इसे आप समझिए, ये कैसा है? स्थिर है। अब स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र की बात क्यों चल रही है यहां पर? या फिर बोलेगा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। क्यों कहा गया ये स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र? तो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र या स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि अगर आप समुद्र हो या महासागर की रासायनिक संरचना अगर आप देखोगे तो वहां पर आपके पास घुलनशील या घुले हुए ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तापमान में स्थिरता दिखाई देती है जो कि अनुकूल दशाएं देती है वहां की वनस्पतियों को और उससे संबंधित जीवों को, जलीय जीवों को, ताकि वो बेहतर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सके। और यही कारण है कि सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर या स्थायी कहा जा रहा है। तो ये था हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत वर्गीकरण। अब हम कृत्रिम में चले जाते हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि कृत्रिम मतलब मानव निर्मित है। अब मानव निर्मित है तो पुनः आप इसे दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हो। तो चलिए इसको भी वर्गीकरण कर लिया जाए। एक होगा इसके अंतर्गत स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र।
अब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जो मानव द्वारा निर्मित है। तो उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो जैसे कि उद्यान, जिसे आप पार्क भी कहते हो। आप चाहो तो इसके अंतर्गत क्या ले सकते हो, जैसे कृषि भूमि, और कौन सा क्षेत्र ले सकते हो, आप ले सकते हो यहां पे जैसे कोई गांव, कस्बा इत्यादि। ये सब मानव द्वारा निर्मित स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां पर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप बेहतर समझते हो। भाई आप गांव लीजिए, कस्बा लीजिए, उद्यान ले लीजिए, जिसे आप पार्क भी कहते हो, कृषि ले लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित है अपनी क्रियाएं करने के लिए, चाहे आप खाद्य जाल की बात कर लीजिए या फिर पोषण चक्रण की यहाँ पर बात कर लीजिए, इत्यादि इत्यादि। तो ये स्थलीय हो गया। अब यहीं पर ही मानव द्वारा निर्मित हमें दिखाई देता है एक और पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम कहते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए देखते हैं अब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का किस प्रकार से निर्माण किया जा रहा है मानव द्वारा। तो चाहे आप स्थलीय लीजिए, चाहे आप जलीय पारिस्थितिकी तंत्र लीजिए, इसके पीछे एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य क्या हो सकता है भाई, उद्देश्य हो सकता है आनंद के लिए। तो देखिए आपने पार्क बना दिया, उद्यान। हो सकता है कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, तो आप कृषि भूमि को लेते हैं, ठीक है। आवास के लिए तो हमने गांव कस्बों का यहाँ पे बना दिया गया। वैसे ही जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत भी आता है जो मानव द्वारा निर्मित है, जैसे कि आप ले सकते हो मछली घर। इसके अंतर्गत अगर आप उदाहरण देखना चाहो तो आपके पास आ जाएगा मछली घर, जिसे आप कह सकते हो एक्वेरियम, जहां मछलियों को रखा जाता है, आप अपने अपने घर में रखते हो। तो वो क्या है, मानव द्वारा निर्मित एक छोटा सा पारिस्थितिकी तंत्र आपको वहां पे दिखाई दे रहा है। भाई मत्स्य पालन भी किया जाता है जो कृषि के अंतर्गत आता है, तो मत्स्य पालन भी क्या हो जाएगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और ऐसा कौन सा है, तो देखिए मैंने क्या बताया आपको कि जो कृत्रिम है, जो मानव द्वारा निर्मित है, वो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। भाई आप जानते हो अत्यधिक बाढ़ आ जाता है नदियों के द्वारा, स्पेशली कब, जब यहाँ पर बारिश हो रही है, अभी मानसून आ रहा है। तो ऐसे में बचाव की स्थिति में मानव क्या बनाता है, मानव बनाता है बांध या जलाशय। तो ये बांध भी इस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही आएगा, मानव निर्मित। या फिर आप ले सकते हो जलाशय भी इसी के अंतर्गत ही आएगा, मानव द्वारा निर्मित जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये था हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, जिसमें कि आपको प्राकृतिक और कृत्रिम बताया गया और अन्य प्रकार के इसका वर्गीकरण बताया गया है। तो ऐसे ही पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित और भी पर्यावरण के जो चैप्टर्स है वो लेकर के मैं आता रहूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।